जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित पे। तो यार आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, काफ़ी डिमांड के बाद बच्चों ने मुझसे बहुत पूछा कि सर आप स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाएं कि हमें एनडी की तैयारी एक्चुअली करनी कैसे चाहिए। देखो अभी तो एनडी पोस्टपोन हो रखा है, एनडी 2021 होना है, फिर 2 भी होना है। तो एग्जैक्टली आपका फोकस किस तरह से रहे, मतलब किस पर्टिकुलरली किस टॉपिक पे किस तरह से तैयारी करें, इन सारी बात को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। अगर आप एनडी की तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ही है, इसको एंड तक देखना। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको ना एक स्ट्रेटेजी पता लग जाएगी, मतलब कि आपको एक्चुअली में एग्जाम को ना अप्रोच कैसे करना है। हम सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि हमने एग्जाम को पहले एनालाइज पूरा करा नहीं, सीधा सीधा कूद कूद पड़ते हैं रेस में बिना कुछ सोचे समझे। उसने उससे कुछ सुना, उससे कुछ सुना, लेकिन हमें खुद बैठ के एनालाइज करने की जरूरत है और अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। जरूरी नहीं है जैसे पिछली बार रैंक वन ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली आपके लिए भी काम करे, ऐसा जरूरी नहीं है। हर बंदे की अपनी अलग स्ट्रेटेजी है। तो मैं आपके सामने एक ओवरव्यू रखूंगा कि आप इन बातों का ध्यान रखें एग्जाम की तैयारी करते हुए, एंड फाइनली उसके हिसाब से जो आपको अपने अकॉर्डिंग ठीक लग रहा है उसको आप करोगे। मैं इसमें बात करूंगा अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो कैसे करें, अगर आप नॉन साइंस स्ट्रीम से हैं तो कैसे तैयारी करें। बिकॉज ये भी बहुत ही कॉमन डाउट रहता है कि सर हम तो आर्ट्स से हैं, हम कैसे करें, क्या हम निकाल पाएंगे, क्या आर्ट्स वाले बच्चे एनडीए निकाल सकते हैं। इन सारी बातों का आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा सारी बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एग्जामिनेशन पैटर्न, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बात पता है कि रिटर्न में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में मैथ आएगी, 120 क्वेश्चन आएंगे एंड 300 मार्क्स के आएंगे। पेपर 2 का नाम है जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें भाई इंग्लिश आएगी, साइंस आएगी एंड जीएस आएगी। 150 क्वेश्चन आएंगे, 600 मार्क्स। अगर आपको इसकी भी डिटेल चीजें जाननी है तो एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उसको जाके देख सकते हैं, जिससे मैंने प्रॉपर बताया किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप्स में। ये सारी बातें मैंने बताई, आप देख सकते हैं। राइट, 600 ये 300 ये हो गए 900 मार्क्स। उसके बाद 900 मार्क्स का एसएसबी होता है, दोनों मिला के टोटल हो गया 1800। इसमें से फाइनली मेरिट निकलती। ठीक है जी। चलिए अब ये वाली बात, हाउ टू क्रैक द एग्जाम। बात तो यही है कि एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाए। वो मतलब कुछ बोलते हैं सर टिप्स दे दो, भाई टिप्स सिर्फ कुछ नहीं होती। आप बस मैं बता रहा हूं कि एक्चुअल सिचुएशन ये है, आप देखो आपको इस सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग कैसे मोल्ड करना है। ये मैं बात पर्टिकुलरली एनडीए की भी कर रहा हूं यहां पे, लेकिन किसी और एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो इस बात को आप समझ लो, हर एग्जाम का कुछ स्पेसिफिक पैटर्न होता है। उसमें कुछ परसेंटेज जो सवाल हैं वो इजी पूछे ही जाएंगे, कुछ परसेंटेज जो सवाल है वो मॉडरेट लेवल के होंगे एंड कुछ होंगे जो टिपिकली हार्ड लेवल के होंगे। सेम गोज विद एनडीए एज वेल, सेम गोज विद एनडीए। आपको अपने एग्जाम में ये जरूर इंश्योर करना है क्वेश्चन एक भी इजी ना छूट जाए। अब चाहे वो फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो या मैथ का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपका इजी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। सर ये इजी क्वेश्चन क्या होते हैं? इजी क्वेश्चन वो होते हैं भाई जो डायरेक्टली सीधा सीधा एनसीईआरटी से सीधा उठा के पूछ लिए गए हैं। आपने बोर्ड में जो चीजें पढ़ी थी एग्जैक्टली सीधी पूछ ली गई है। और भाई यकीन मान लो अप्रोक्सीमेटली 40% तक जो चीजें है ना बिल्कुल डायरेक्टली बहुत ही आसान लेवल की आ जाती है। तो बोलते हैं सर बच्चे फिर इतने मार्क्स तो सभी के आ जाने चाहिए, नहीं आते वो। उसका रीजन ये है कि हर बच्चा कुछ सब्जेक्ट तो छोड़ देता है, तो उस सब्जेक्ट के इजी क्वेश्चन भी तो छूट गए भाई, उस सब्जेक्ट के इजी क्वेश्चन भी चले गए। बात समझ पा रहे हो? तो हमें इस तरीके से तैयारी करनी है किसी भी सब्जेक्ट का इजी क्वेश्चन ना चला जाए, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको एक बार पूरे सिलेबस से गो थ्रू करना होगा, पूरे सिलेबस से। अब फिर जिस सब्जेक्ट को आपको डेप्थ में पढ़ना है उसको डेप्थ में पढ़िए, बट एक बार पूरे सिलेबस से आप गो थ्रू करिए ही करिए। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनडीए क्रैक किया है, रिकमेंड हुआ है, उन सबसे बातचीत करके बहुत सारे एग्जाम खुद निकाल के मैं ये सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, एक बार पूरे सिलेबस से गो थ्रू करना ही करना है, फिर आपको जिस सब्जेक्ट में डेप्थ में जाना है उसमें आप डेप्थ में जाइए। ठीक है, तो दैट इज हाउ आपको इजी क्वेश्चंस पे फोकस करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी सीधी सीधी केमिस्ट्री से सीधी सीधी एग्जैक्टली आपके 9th 10th लेवल की चीज आ जाएंगी। अब आर्ट्स वाला बच्चा क्या करता है, साइंस की चीजों को वैसे छोड़ के चलता है
कि नहीं नहीं मुझे तो करनी नहीं। सेम साइंस वाला बच्चा आर्ट्स की चीज़ों को वैसे छोड़ के चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सच में बहुत ही ईजी एंड बेसिक होती है। तो आपको वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यकीन मानो अगर सिर्फ और सिर्फ आप इजी क्वेश्चन भी कर लोगे ना, तब भी एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा। मेरिट निकालने के लिए थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन। गलती सबसे बच्चा यही करता है, जो साइंस वाला बच्चा है सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट पे टिके रहने की कोशिश करता है। तो जो ज्यादा ब्रिलियंट है वो तो निकाल जाता है, क्योंकि वो फिर फिजिक्स का टफ क्वेश्चन भी कर लेगा, मैथ का टफ क्वेश्चन भी कर लेगा। जो एवरेज बच्चा है उसके लिए बड़ी मुसीबत आ जाती है, 2-2 3-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं। लेकिन इतना नहीं है, इतनी नीड नहीं है। सच में आप एक बार पूरे सिलेबस से गो थ्रू करोगे तो चीजें हो जाएंगी। बिकॉज सच में आप देखो ना, आप देखो एनसीईआरटी से आते हैं क्वेश्चन, आप देखो सीधा सीधा जाके, चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, आते हैं क्वेश्चन, सिंपल आते हैं एकदम। तो सबसे पहले तो आप पूरे सिलेबस से गो थ्रू कीजिए, उसके बाद अपने एरियाज डिवाइड कर लीजिए। भाई हिस्ट्री मुझे लग रहा है कि हाँ चलो हिस्ट्री में डेप्थ में जा सकता हूँ मैं, ठीक है जी। फिजिक्स से मेरा ना हो पाएगा, लेकिन केमिस्ट्री ठीक ठाक कर सकता हूँ, तो चलो जी। बायो साथ अपना कोई नाता ही नहीं है, चलो ऐसे। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग फिल्टर करनी पड़ेगी। अगर आप साइंस स्टूडेंट है, नॉन साइंस स्टूडेंट है, उसके लिए मैंने अलग से स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। मैं नीचे आपको दिख भी रहा होगा 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें बात करूंगा मैं कि आप साइंस से हैं तो कैसे पढ़े, नॉन साइंस से तो आप कैसे ये चीज करें। बच्चे क्या करते हैं ना, घुसते ही, जैसे मैथ की बात करता हूं, घुसते ही एनडी में ना आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चंस लगाने लग जाते हैं। तो होता क्या, कुछ चैप्टर तो फोकस कर लेते हैं वो ढंग का, कुछ चैप्टर नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये एकदम गलत है। एनडीए बेसिक्स पे फोकस करता है। आईआईटी लेवल के क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं, बहुत ही कम, बहुत ही कम। फोकस जो होता है सारा का सारा बेसिक क्वेश्चंस पे होता है, लेकिन हम उसी में मिस आउट कर जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स आनी चाहिए हर एक टॉपिक के, हर एक टॉपिक के। फिजिक्स का बहुत ही टफ न्यूमेरिकल नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बेसिक फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। सीधा सीधा फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला। आप उसमें बेवजह की ट्रेजेक्ट्री में ये घुस रहे हो वो घुस रहे हो, उसने कुछ नहीं पूछा, सीधा फॉर्मूला पूछ लिया। या 10 में से 3 क्वेश्चन टफ पूछ भी लिए तो छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक्स पे फोकस करने की जरूरत है। बिना बेसिक्स किए आप नहीं निकाल सकते बेटा एग्जाम। तो पूरा सिलेबस, बेसिक सारे कॉन्सेप्ट, ये जब हो जाए उसके बाद आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की जरूरत है, एकदम से उछाल मारने की जरूरत नहीं है। फिर आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर बढ़ना स्टार्ट करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मोक्स, मोक्स एंड मोक्स। 95% बच्चे ये गलती करते हैं, मोक की प्रैक्टिस ही नहीं करते। द रीजन इज, बच्चों को ऐसा लगता है कि अभी तो मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है, एक बार सिलेबस पूरा हो जाए फिर मैं मॉक्स दूंगा बढ़िया तरीके से। फिर तो देखना रोज के 4-4 मॉक्स भी दे लूंगा मैथ के, तो मैं क्या ही लगता है 2.5 घंटे के ऐसे दे लूंगा। जीएस के मॉक्स देख क्या फायदा, ठीक है, उसमें टाइम बची जाता है, उसमें थोड़ी ना टाइम मैनेज करना है। ये बातें बच्चे आप सोचते हैं नहीं यार। जो बच्चा इसकी इंपॉर्टेंस समझता है ना, मैं गारंटीड कह रहा हूं कि वो पेपर निकालेगा ही निकालेगा यार। सिलेबस तो आपका पूरा होगा नहीं, एग्जाम आ जाएगा। सिलेबस पूरा कभी बच्चे का होता ही नहीं है। वो सेटिस्फेक्शन कभी आएगी नहीं अंदर से कि मेरा सिलेबस अब पूरा हो चुका है, कभी नहीं आएगी वो सेटिस्फेक्शन कभी आएगी नहीं। मॉक कभी दोगे नहीं, पेपर में जाओगे पसीने पसीने हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। मोक्स आपको बताता है कि आपको 2.5 घंटे कैसे मैनेज करने हैं। आपको पहले एक बार पूरे पेपर से गो थ्रू करना है क्या, उसके बाद आपको कौन से वाले क्वेश्चंस पे आना है, इन सारी बातों का आपको मोक से पता लगेगा कि 2.5 घंटे में किस तरह से मुझे अपनी चीजों का अप्रोच करना है, क्या चीजें ज्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए। पहले इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन करूं या पहले उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन करूं मैं। वो 2.5 घंटे बैठना और दिमाग 2.5 घंटे तक लगातार उसी एफिशिएंसी पे चलना, ये आपको मोक्स दिलाएगा। कौन सा पर्टिकुलरली टॉपिक मेरा वीक है, किस टॉपिक पे मुझे अब कम काम करने की जरूरत है, किस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, ये आप मोक्स दोगे, प्रैक्टिस दोगे तो पता लगेगा। मैं बता रहा हूं 95% बच्चे गलती करते हैं जो एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं। फिर आप मोक्स दो, स्टार्ट करो वीक में 1 मोक्स से। अनअकैडमी मोक्स कंडक्ट करा रहा है, आपके प्लस सब्सक्रिप्शन में मोक्स भी इंक्लूड है, ठीक है। वीक में 1 मॉक दो, उसका एनालिसिस होता है प्रॉपर, हर सब्जेक्ट का प्रॉपर एनालिसिस टीचर कराते हैं उस मॉक टेस्ट का, कि आपको कैसे किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था, वो करो। बताओ फिर क्या रह गया। फिर जब धीरे 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 पता लगेगा, अच्छा मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, पर्टिकुलरली इसी सब्जेक्ट से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो अच्छा मैं इस पे काम करता हूं। अच्छा ये सब्जेक्ट तो मेरा बहुत ही परफेक्ट हो रखा है, इस पे थोड़ा सा कम टाइम भी दे सकता हूं। ये एनालिसिस आपको मॉक देगा। तो भाई मॉक की इंपॉर्टेंस में जितनी और ज्यादा इंफेसाइज करूं उतना कम रहेगा। आपको मॉक देने ही देने हैं। स्टार्ट विद मॉक वीकली, उसके बाद हफ्ते में 2 बार मॉक देना स्टार्ट करो। एग्जाम तक आते आते कम से कम 50 पेपर आप दो, 50 पेपर आप दो मिनिमम, तब ही चीजें बात बनेगी। यकीन मानो बहुत ही ज्यादा फायदा रहेगा।
अब बात करते हैं सर, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ? तो इनके लिए भी अलग अलग स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है। भाई देखो, जो साइंस स्टूडेंट है, अब देखो पहले क्या होता था ना, बिना जीएस पढ़े काम चल जाता था। अब क्या होगा, बिना जीएस पढ़े उस बच्चे काम चल पाएगा जो साइंस स्टूडेंट, साइंस के सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होगा, तभी वो मेरिट में आ पाएगा, वरना ना आ पाएगा। तो जीएस पढ़नी ही पड़ जाती है। तो अब भाई कितने जीएस पढ़े, कितने साइंस के सब्जेक्ट पढ़े, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। देखो, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, मैं बात करता हूं सबसे पहले, आप नॉन मेडिकल साइंस स्टूडेंट हो, तो भाई साहब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके जो क्वेश्चन आते हैं, यकीन मानो 50% क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर मुझे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, मैं तो जीएस पढ़ूंगा। अरे बिल्कुल आप पढ़ो जीएस, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के अगेन वो बेसिक्स मत छोड़ो ना यार, बिल्कुल बेसिक चीजें मत छोड़ देना बस, बिकॉज पेपर आधा बेसिक ही आता है। आप बिल्कुल इग्नोर मत करो उस चीज को। जितना टाइम आप ज्योग्राफी में लगाओगे, ठीक है, समझने में, मैं देखो मेरे हमेशा बात होती है कि कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो देखो, स्मार्ट स्टडी देखो। अगर आपके मार्क्स इन सब्जेक्ट में 40 to 50% आ रहे हैं, इसका मतलब आपके बेसिक चीजें तो आपको आती है। इन सब्जेक्ट में अगर 40 से 50% मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, अब ये कैसे पता लगेगा, ये आपको मॉक टेस्ट से पता लगेगा। अगर आपको इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपको अब जीएस से मेहनत करके ज्यादा फायदा है, बिकॉज इस 50% से 70% पे उठना, भाई पहले 50% मार्क्स आ रहे थे, अब 70% मार्क्स लाना, इसमें बहुत मेहनत है, और जितना ऊपर जाते जाओगे उतनी ज्यादा मेहनत बढ़ती जाएगी, डिफिकल्टी का लेवल बढ़ता जाएगा। इससे बेटर है कि अभी इतना आ रहा है, बेसिक हो गए हैं, अब आप शिफ्ट कर जाओ जीएस पे। अब आ जाओ जीएस पे, जीएस का अगेन वही बेसिक कर लो। भाई किसी भी सब्जेक्ट में थोड़े से मार्क्स लाना, 40-50% तक मार्क्स लाना इज नॉट एट ऑल अ बिग डील। चाहे वो फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री 20 घंटे, यार मैं करा रहा हूं अकेडमी पे, 20 घंटे में हिस्ट्री का ऐसा ओवरव्यू दे दूंगा कि मैं कहता हूं 60-70% आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। सेम गोज विद ज्योग्राफी, पॉलिटी का तो और भी ज्यादा, करंट अफेयर्स, मतलब उतने उतने घंटे अगर आप अब साइंस के सब्जेक्ट में और ज्यादा लगाओगे, बिकॉज आपको अपने आप को और ब्रशअप करना है, तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। उतने घंटे आप जीएस में लगा लोगे, ज्यादा फायदा होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो भाई? बिकॉज बेसिक किसी सब्जेक्ट के मुश्किल नहीं है। यहां पे आपके मान लो फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी आपके 100 मार्क्स आ रहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स 100 तो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के मान लो, ठीक है 200 मार्क्स हो गए। 200 मार्क्स में से आपके ना 70 से 80 मार्क्स आ रहे हैं। अब इस 70-80 से आप चारों में 120 पे बढ़ जाऊं, तो भाई साहब 120 पे पढ़ने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। वहीं पे मैं कह रहा हूं इसको 70-80 रहने दो, इसकी जगह 40 से 50 नंबर ना अब आप जीएस में ले लो, भाई ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। कैसे होगा? जो साइंस वाले स्टूडेंट है, मेरे मैक्सिमम जो स्टूडेंट है जो मुझसे पढ़ते हैं अकेडमी, मैक्सिमम दे आर नॉन मेडिकल साइंस स्टूडेंट्स, एंड सब के सब में आज जीएस के मार्क्स, जीएस में मार्क्स ज्यादा आते हैं। जीएस में दे आर एबल टू स्कोर 60% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और ऐसा नहीं बहुत ज्यादा पढ़ दिया, वही ना, आप फोकस करके पढ़ो, ये टॉपिक पढ़ना वैसे पढ़ो आप। मेरे हिसाब से मैं आपको ये बात समझा पाया हूँ। अब मैं बात करता हूं उस बच्चे की जो है नॉन साइंस स्टूडेंट, जो आर्ट्स का स्टूडेंट है। ये बच्चे क्या करते हैं, ये साइंस से दूर भागते हैं बिल्कुल ही। लेकिन देखो इसकी भी एक नॉर्मल सी बात है, ट्रिक है। क्या है? जो नॉन साइंस स्टूडेंट है उसको आर्ट्स पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आर्ट्स यानी जीएस के सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और सॉल्यूशन नहीं है। बिकॉज वो बच्चा जिसने अभी तक फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, वो 11th-12th की फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं समझ सकता इस लेवल तक। तो आप अपने आप को मास्टर करो आप जीएस में। मास्टर क्यों कह रहा हूं मैं? बिकॉज आपकी मैथ भी वीक मिलेगी, तो आपको मैथ को भी कवर अप करना है, तो आप मास्टर करो अपने आप को जीएस में। लेकिन आप कम से कम 9th-10th की जो एनसीईआरटी आती थी साइंस की, 9th-10th की जो एनसीईआरटी आती थी साइंस की, आपको वो करनी ही करनी है। यकीन मानो बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे वहां से आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आते हैं। आप अगर 9th-10th की एनसीईआरटी कर लोगे ना, तो 30-40% मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में, या ज्यादा, प्लस बायो। तो आपको उतना करना ही करना है। 9th-10th की साइंस की किताबें, चाहे वो बच्चा मेडिकल स्टूडेंट हो, नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, आर्ट स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, 9th-10th की एनसीईआरटी साइंस की करनी ही करनी है, बिकॉज वहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट है या फिर मतलब साइंस के स्टूडेंट है, तो भाई वो चीज आपको कंपेरेटिवली इजी लगेगी। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है,
लेकिन करना ही करना है। तो मैं इनके लिए कह रहा हूं कि आप मास्टर करो आर्ट्स के सब्जेक्ट को, साइंस के सब्जेक्ट की 9th-10th पढ़ो, आप बराबर आ जाओगे। जो साइंस के स्टूडेंट को मैंने बातें बता दी हैं वो देख लो आप खुद ही। अब बात आती है मैथ्स की। बच्चे कहते हैं कि बिना मैथ्स के क्या मैं एग्जाम निकाल सकता हूं? देखो मैं जीएस फैकल्टी, जीएस पढ़ाता हूं मैं अनअकैडमी पे, ठीक है, लेकिन बायस नहीं होगा कभी भी। देखो बिना मैथ्स के पेपर तो नहीं निकल रहा, पहले मैथ्स का पेपर क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आपकी पेपर चेक होने वाला है जीएटी का। ये बात तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। तो बेटा मैथ्स तो करनी पड़ेगी। जो बच्चे नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हैं वो आराम से कर लेते हैं, जो मेडिकल स्ट्रीम से हैं या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से हैं उनको कंपेरेटिवली ज्यादा इशू रहता है। तो बेटा कोई बात नहीं, इसमें ना आप चैप्टर सेलेक्ट करो, चैप्टर स्पेसिफिक हो जाओ, पूरी मैथ मत करो आप चैप्टर स्पेसिफिक हो जाओ। आप देखो मैं ये वीडियो भी बनाऊंगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अपने आप देख लो। आप मत करो ना 300 नंबर का टारगेट, आप 150 नंबर को पकड़ लो और 150 में से 100 नंबर ले आओ। 150 नंबर के टॉपिक पकड़ लो, उसमें से 100 ले आओ, कुछ तो मुश्किल क्वेश्चन है वहां से भी छूट जाएंगे। या 200 पकड़ लो, 200 में से 100 ले आओ, ठीक है, ये कर लो आप। लेकिन मैथ छोड़ तो सकते नहीं, ऑप्शन ही नहीं है भाई, छोड़ तो सकते ही नहीं मैथ्स, ठीक है। मैंने नीचे वो भी डाल दिए हैं, अगर आप देखना चाहें तो आपको दिख जाएगा। मैंने पेपर 1 मैथ का पेपर ये ओवरव्यू डाला हुआ है, एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें मैंने सिलेबस को डिस्कस करा है पर्टिकुलरली कि क्या सिलेबस है, कहाँ से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछता है, ये सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है। कितने क्वेश्चन नहीं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछता है मैंने बनाई हुई है। आप वहाँ से मुझे रेफर कर सकते हैं, उस वीडियो में जाकर रेफर कर सकते हैं। एक ओवरव्यू से मैंने दे रखा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक आता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने एनडी की नोटिफिकेशन से उठाई है, यूपीएससी की जो एनडी की नोटिफिकेशन है वहां से उठाई है। तो भाई अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एंड डेफिनेटली प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आपको देखा होगा आपने कि आप हिस्ट्री की, करंट अफेयर्स की, पॉलिटी की सीरीज में स्टार्ट कर चुका हूँ एमसीक्यूज की, उसके थ्रू हम पॉलिटी पढ़ते हुए चलेंगे आगे, ठीक है जी। अगर आप स्पेसिफिकली एनडीएफओ सेक्शन वाई की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पे आप मुझसे पढ़ो ही पढ़ो भाई। एक इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला है, इतने कम प्राइस में मिला है कि आप सच में बोलोगे हाँ यार वर्थ है। जितने पैसे आप बाहर देते हो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में उसका 1/10 में आपको चीजें मिल रही हैं, जबरदस्त फैकल्टीज मिल रही हैं, फैकल्टीज में भी ऑप्शंस मिल रहे हैं, उससे ज्यादा आप क्या लोगे, ठीक है जी। तो यार सुमित कुमार 9 कोड आप यूज कर सकते हो अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आना चाहते हो, 10% डिस्काउंट आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो पाया होगा, किस तरीके से आपको अपने पेपर की तैयारी करनी है वो आप एक माइंड मैप बना पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।